हेलो फ्रेंड्स, मैं धीरज सैनी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिवर्सल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस रोहतक में। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि रेक्टिफायर सर्किट्स कितनी तरह के होते हैं, एक फुल वेव रेक्टिफायर, एक हाफ वेव रेक्टिफायर, एक ब्रिज रेक्टिफायर। तो मैं अभी उसका आपको प्रैक्टिकल वीडियो दे रहा हूँ। ट्रांसफार्मर कैसा होता है, डायोड को कैसे लगाते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर कैसे लगाते हैं, उसके साथ में आयरन के साथ में सोल्डरिंग कैसे की जाती है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर मैंने आपको बताया था, ई और आई की पत्तियां डालने के बाद ट्रांसफार्मर जब फिल हो जाता है, भर जाता है, तो ये ऐसा होता है। ये इसमें ई वाली पत्ती का निशान दिखाई दे रहा है, आई वाली पत्ती इसके अंदर है, ऊपर से वार्निश भर दी गई है। दूसरी साइड की ई ये यहाँ से दिखाई दे रही है। उसके बाद इसके ऊपर पत्ती चढ़ा दी जाती है, वो फिर ऐसा हो जाता है। ये पत्ती ऐसे चढ़ा दी जाती है इसके ऊपर, इसमें क्लैंप लगी होती हैं। जैसे हम इस ट्रांसफार्मर को कहीं पे फिट करना चाहते हैं तो इसको ऐसे रख के, ये जो साइड में क्लैंप लगी हैं इनके अंदर पेच कस दिया जाता है, स्क्रू से इसको टाइट कर दिया जाता है ताकि ये अपनी जगह से हिले ना। तो इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये होती है प्राइमरी, दो साइड वाली। और वैसे भी प्राइमरी में हमेशा रेड कलर के तार मिलते हैं, लाल कलर के तार। और दूसरी साइड में होती है सेकेंडरी। सेकेंडरी में दूसरे कलर के तार होते हैं। और जैसा कि मैंने बताया था कि सेंटर टैप ट्रांसफार्मर में 3 पॉइंट होते हैं। तो ये ट्रांसफार्मर है 909 का। तो इसमें दो सेकेंडरी हैं, ये सेकेंडरी 1, ये सेकेंडरी 2, और इसका सिरा यहाँ पे और इसका भी सिरा यहाँ पे, दोनों को कॉमन जोड़ दिया गया है। तो इसलिए ये 0 वाला पॉइंट बन जाता है, जिसको हम सेंटर टैप बोलते हैं। तो ये हो गया 909। अब इसको मीटर से कैसे चेक करेंगे? सबसे पहले मीटर को रखेंगे 200 ओम में, 2000 ओम में, क्योंकि इसकी प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स बहुत ज़्यादा होते हैं, छल्ले बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा शो करेगा। तो 2000 ओम में लगाने के बाद हम देखते हैं ये कितना ओम दिखाता है। इसने दिखाया 883 ओम, यानी कि प्राइमरी का जो रेजिस्टेंस हमने चेक किया, नंबर ऑफ टर्न्स इसमें बहुत ज़्यादा हैं, जो इसमें छल्ले लपेटे गए हैं तांबे की तार के, तो इसने दिखाया 883 ओम। अब सेकेंडरी 883 ओम दिखाया, तो इसका मतलब ट्रांसफार्मर की प्राइमरी ओके है। अब इस साइड में आ जाते हैं, ये है इसकी सेकेंडरी। ये लाल तार इसमें सेंटर टैप है और ये पीले कलर की तार सेकेंडरी 1 और सेकेंडरी 2 हैं। अब इसकी कंटिन्यूटी लेंगे तो मीटर को ऐसे जोड़ते हैं तो 0 दिखाता है, और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स बहुत ही कम होते हैं, तो ये भी 0 ही दिखाएगा तकरीबन। इसने दिखाया 10। और दूसरी सेकेंडरी को कॉमन से चेक करते हैं, इसने भी दिखाया 10। तो इसका मतलब नंबर ऑफ टर्न्स इसके और इसके बीच में भी बराबर हैं और इसके बीच में भी बराबर हैं। इसलिए ये लाल तार हमने कॉमन पॉइंट को पकड़ लिया, इस पीली तार पे लगाया तो दिखाया 10, और दूसरी पीली तार पे लगाया तो भी दिखाया 10। तो इसका मतलब ट्रांसफार्मर ओके है। प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा हैं तो इसलिए इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा था, और सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स हैं कम हैं तो इसलिए इसका रेजिस्टेंस कम है।
और अगर ये ख़राब होगा तो इनकी कंटिन्यूटी ही नहीं आएगी, ये कुछ भी नहीं दिखाएगा। तो ये कंफर्म हो गया कि हमारा ट्रांसफार्मर ओके है। अब इसको सप्लाई देंगे, ये मेन लीड है, इसमें 220 वोल्ट आई हुई है, क्योंकि ये मैंने नीचे प्लग में लगाई हुई है, जो सीधा अपना मेन प्लग होता है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये प्लग है, प्लग इसको बोलते हैं। और जो मेरे हाथ में है ये शू है, और ये बटन लगे हुए हैं। तो मैंने इस प्लग को, इस शू को इस प्लग के अंदर डाल दिया। तो जैसा कि बताया था कि बाहर से जो सप्लाई आती है वो 220 वोल्ट या 230 वोल्ट एसी होती है। तो अब हम इस लीड पे वोल्टेज चेक करेंगे, मेन लीड बोलते हैं हम इसको। हमने उधर से शू लगा दिया प्लग में। तो अब मीटर का बिल्कुल ध्यान रखना है, कंटिन्यूटी रेंज में लगा के अगर गलती से हमने इसको बिजली में लगा दिया तो मीटर ख़राब हो जाएगा। हमने इसको 750 वोल्ट एसी में रखा, क्योंकि इसमें एसी वोल्टेज चेक करने का जो ऑप्शन है वो 200 वोल्ट कम से कम है और 750 ज़्यादा से ज़्यादा है। और जबकि हमें पता है कि बाहर से 220 आएगी, यानी कि 200 वोल्ट से ज़्यादा आएगी। अगर 200 से 5 वोल्ट भी ज़्यादा आती है तो हम इसको रेंज में रखेंगे 750 वोल्ट। 750 वोल्ट एसी में मैंने इसको रख दिया। अब कोई भी तार किसी भी साइड लगा सकते हैं, क्योंकि एसी वोल्टेज है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसने दिखाया 230 वोल्ट, 230 वोल्ट एसी आई हुई है। अब ये 230 वोल्ट एसी, हाँ एक बार मैं आपको पलट के भी दिखा दूं। जैसे कि ब्लैक वायर इधर और रेड वायर इधर है, 230 वोल्ट। और अब हटा के रेड वायर इधर और ब्लैक वायर इधर लगा दी तो भी 230 वोल्ट, जैसे ही वैसे ही टच हो जाएगा। 229, 230 जो भी दिखा रहा है। ये टच नहीं, हाँ 229, 230 ऐसा ही आ रहा है। तो कुल मिला के इसको उल्टा सीधा कैसे भी लगा सकते हैं। अब स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की प्राइमरी को एसी वोल्टेज दी जाती है, जैसा कि मैंने सर्किट में बताया था एग्जाम्पल पेज में। अब हम इसकी प्राइमरी की ये जो दो तार हैं, इन दोनों तार को इस मेन लीड में लगा देते हैं। इसको लगाते वक्त ध्यान रखें छिले हुए तार को ना छुएं, सिर्फ रबर को पकड़ के रखें। अब हमने ये 230 वोल्ट एसी इसके अंदर डाल दी है। इस लीड को किसी भी चीज़ के नीचे हमने दबा दिया ताकि ये बार बार हिले ना। अब ट्रांसफार्मर की पोजीशन ये है, हमने प्राइमरी को दे दी मेन लीड से 220 वोल्ट एसी। ये मेन लीड है और ये प्राइमरी है। ये मेन लीड का जो प्लग शू है वो उसमें प्लग में लगा हुआ है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, उधर से सभी बटन ऑन किए हुए हैं। और यहाँ पे ये जो प्लग लगा, एक और शू लगा हुआ है, ये सोल्डरिंग आयरन का है। इसका भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वायर यहाँ से गया हुआ है और ये रखा हुआ है आपका सोल्डरिंग आयरन, क्योंकि अब सोल्डरिंग आयरन की भी ज़रूरत पड़ेगी। सोल्डरिंग आयरन ऐसा होता है, इसको पहले गर्म किया जाता है, फिर इसे सोल्डरिंग की जाती है। तो सोल्डरिंग आयरन का वायर तो आपने देखा लगा हुआ है, लेकिन इसका बटन ऑन नहीं है। जैसे ही मैं इसका बटन ऑन करूँगा इसके अंदर लाइट आ जाएगी, इंडिकेटर ऑन हो गया। ये देखो, हमने आयरन को ऑन कर दिया, क्योंकि ये गर्म होने में थोड़ा समय लेगा। अब हमें इसकी भी आवश्यकता पड़ेगी। सोल्डरिंग करने से मतलब जो भी हम सर्किट बनाएंगे उसमें सोल्डरिंग की आवश्यकता पड़ेगी, और सोल्डरिंग के लिए सोल्डरिंग आयरन की ज़रूरत होती है। इसको हिंदी में काबिया भी बोलते हैं।
तो ये इस लोहे के डब्बे के ऊपर रख दिया ताकि ये गर्म होकर किसी चीज़ को नुकसान ना पहुंचाए। जब तक ये गर्म होता है तब तक मैं आपको अगली जानकारी देता हूँ। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, प्राइमरी को हमने 220 वोल्ट एसी दे दी, 230 वोल्ट आई हुई थी जो कि अब यहाँ पे 220 की जगह 230 आई है, तो 9 की जगह 10 या 11 कुछ भी वोल्टेज दिखा सकता है। तो मीटर को हम अब रख लेंगे 200 वोल्ट एसी में, क्योंकि यहाँ पे 200 से कम ही वोल्ट आएगी। यहाँ पे भी नेगेटिव और पॉजिटिव का कोई वो नहीं है, किसी भी वायर को किसी भी साइड लगाया जा सकता है। अब कॉमन पे हमने एक वायर लगाई मीटर की, जैसे लाल तार लाल इस पे लगा दी कॉमन पे, और सेकेंडरी नंबर 1 पे अगर हम टच करके देखते हैं 10.7 वोल्ट दिखा रहा है, क्योंकि 220 की जगह 230 वोल्ट आई हुई है, तो ये 9 की जगह 10.7 वोल्ट दिखा रहा है। उसके बाद दूसरी सेकेंडरी पे टच करके देखा, ये तकरीबन 11 वोल्ट दिखा रहा है। तो 10.7 और 11 में कितना अंतर है? 10.3 वोल्ट का। तो कुल मिला के हमारे पास में 909 वोल्ट 909 का ट्रांसफार्मर है, तो हमें मिल गई 9 वोल्ट एसी बिना लोड के है, और पीछे से इनपुट ज़्यादा आई हुई है तो इसने इसको 10.7 दिखा दिया। तो अगर हम सेंटर टैप को छोड़ दें और पहले और आखिरी सिरे को टच करें तो दो सेकेंडरी डबल हो गई। सेकेंडरी डबल होगी तो वोल्टेज भी डबल हो जाएगी। अगर हम पहली येलो और दूसरी येलो को टच करें मीटर की तार, जैसे ये और ये, जैसा कि वहाँ पे 10.7 वोल्ट और 11 वोल्ट दिखा रहा था, यहाँ पे दिखा रहा है 22.3 वोल्ट। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि दोनों तरफ 11-11 वोल्ट आई हुई थी, और अगर बीच का पॉइंट छोड़ के हम लेफ़्ट और राइट वाला पॉइंट जोड़ते हैं तो ये ट्रांसफार्मर हो गया 909 का 0 हटा दें तो 018, यानी कि 18 वोल्ट का ट्रांसफार्मर हो गया। पीछे से 220 की जगह 230 वोल्ट आई हुई है, तो इसने 18 की जगह 22.3 वोल्ट दिखा था। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपका ट्रांसफार्मर का एक्सप्लेन हो गया। हमने इसको कोल्ड टेस्ट करके देखा, यानी मीटर को कंटिन्यूटी में लगा के इसकी रेजिस्टेंस चेक की, प्राइमरी की और सेकेंडरी की। ट्रांसफार्मर ओके है। फिर हमने इसको प्राइमरी पे 220 वोल्ट एसी वोल्टेज दी इनपुट, और आउटपुट इसने 220 की जगह 30 आई तो 9 की जगह 11 वोल्ट दिखा दी। अब इस एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में बदलने के लिए हम यहाँ पर डायोड और इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर का प्रयोग करेंगे। जैसे वो सोल्डरिंग आयरन था, ये सोल्डर वायर है। ये सोल्डरिंग पेस्ट है, इसके ऊपर जैसा कि लिखा हुआ है क्विक फिक्स सोल्डरिंग पेस्ट। ये इसके अंदर होल किया हुआ है। इसके अंदर कोई भी चीज़ डाल के, जैसे हमने इसमें डायोड लगा रखी है, तो इससे इसके अंदर से ये पेस्ट निकल के आती है। सबसे पहले पीछे से मैं ट्रांसफार्मर की सप्लाई को ऑफ कर देता हूँ। अब ये जो येलो कलर की तार है, इसको मैंने ऐसे फोल्ड कर दिया, जैसे रबर इसकी उतार दी, उसके अंदर से तांबे की तार निकली, इसको ऐसे फोल्ड कर दिया। फोल्ड करने के बाद में इसके ऊपर लगाई सोल्डरिंग पेस्ट। अब आयरन गर्म हो चुका होगा, सोल्डरिंग आयरन।
ये सोल्डरिंग आयरन आ गया। जैसे ही हम इसको टच करेंगे ये सोल्डर को पिघलाएगा, इसमें से धुआं उठेगा। इसको हाथ ना लगाएं, आगे पीछे से पकड़ें सिर्फ प्लास्टिक से, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा गर्म है। अब इस पेस्ट लगी हुई कॉपर वायर को हम इस पे टच करेंगे तो इस तरह से इसके ऊपर ये सोल्डर आ गया। सोल्डर आ गया का मतलब इसको हमने टिन कर दिया। अब इसको किसी भी जगह पे सोल्डर करेंगे तो ये बड़ी आसानी से सोल्डरिंग हो जाएगी, टाका लग जाएगा। अब दूसरी वायर है, ये जो रेड कलर की तार है कॉमन, इस पे भी हमने सोल्डरिंग पेस्ट लगाई और सोल्डरिंग आयरन से इसको टिन कर दिया। इस पे भी सोल्डर चढ़ गया है। अब ये टाका लगने के लिए तैयार है, कहीं पे भी हम इसका टाका लगा सकते हैं। तीसरी वायर ये बची, ये दिखा रहा हूँ मैं, जैसे बहुत सारी वायर्स होती हैं इसके अंदर। इनको ऐसे फोल्ड कीजिए, अब इसके ऊपर सोल्डरिंग पेस्ट लगाइए, आयरन लीजिए और इसको भी हमने टिन कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स। अब रेक्टिफायर सर्किट बनाने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता है? डायोड। ये हमारे पास में डायोड है IN 4007। कौन सी डायोड है? वो BA159 है। ये तो हाई फ्रीक्वेंसी के लिए प्रयोग की जाती है। शायद साफ नहीं दिख पा रही है, BA159 इसके ऊपर लिखा हुआ है। अब ये डायोड है BA159, ये भी BA159। अरे ये तो सारी डायोड BA159 है। IN 4007 है। सारे डायोड IN 4007।
ये भी IN 4007 है, और ये दो भी हमारे पास में IN 4007 है। सर्किट आपस में जुड़ा हुआ है। तो इसके ऊपर जो सोल्डरिंग है, इसके ऊपर हम सोल्डरिंग पेस्ट लगाएंगे, और जैसे इसको आयरन टच करेंगे ये अलग अलग हो जाएगा। ये इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर अलग हो गया। ये दो डायोड्स जुड़े हुए हैं, इन्हें जुड़े रहने दीजिए क्योंकि नेक्स्ट सर्किट में हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ये मैं यहाँ रख देता हूँ। अब इसकी लाइट ऑन कर देता हूँ मैं। ये सिंपल डायोड सिंगल। पहले हम बनाते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। मान के चलो हमारे पास में हमने एक सेकेंडरी को अलग कर दिया। ये 0-9 का ट्रांसफार्मर है। तो यहाँ पे हमने देखा इसमें 10 वोल्ट दिखा रहा था, 11 वोल्ट दिखा रहा था, 10.7 वोल्ट। अब इस डायोड की ये तो कैथोड है और ये एनोड है। एनोड पे अगर हम इस तार को इस तरह से जोड़ दें, और इसके ऊपर सोल्डरिंग कर दें, आयरन लिया, आयरन से थोड़ा सोल्डर लिया, और इसके ऊपर पहले ही पेस्ट लगी हुई थी, हमने और भी लगा दी एक बार, और ये सोल्डरिंग हो गई, टाका लग गया। अब हम मीटर को रखेंगे DC वोल्टेज में, क्योंकि डायोड AC को DC में बदलता है। DC वोल्टेज यहाँ से स्टार्ट होती है 200 मिलीवोल्ट, 2000 मिलीवोल्ट, 20 वोल्ट, 200 वोल्ट। तो हम इसको 20 वोल्ट में रख लेते हैं। तो जैसा कि हमने देखा था 11 वोल्ट AC दिखा रहा था, हमने डायोड लगाई। अब ये ध्यान रखना है कि पॉजिटिव पे रेड और नेगेटिव पे ब्लैक वायर लगानी है। तो डायोड की कैथोड पे क्या आएगी? पॉजिटिव। कैथोड ये जो सिल्वर कलर का सिंबल दिख रहा है, रिंग दिख रहा है इसके अंदर, वैसे तो ये ब्लैक कलर की डायोड है, यहाँ पे सिल्वर कलर का है। एनोड पे तो हमने AC की तार जोड़ दी सेकेंडरी की, और DC पे कैथोड पे हमने ये रेड कलर की वायर लगा दी। अब ये इसका 0 वाला पॉइंट है। इस पे अगर हम वोल्टेज चेक करके देखते हैं तो इसने शो की 5.5 वोल्ट, 5.45, 5.5 वोल्ट तो इसे शो की, यानी कि 11 में से आधी वोल्ट गायब। क्यों? क्योंकि डायोड ने सिर्फ AC के पॉजिटिव पॉजिटिव साइकिल पास किए और नेगेटिव साइकिल आने पे ये बंद रही। तो वहाँ पे नेगेटिव साइकिल रुक गई, सिर्फ पॉजिटिव पास हुए। तो आपको क्या रिजल्ट मिला? 11 की आधी, 5.5 वोल्ट। DC में तो बदल गई, लेकिन ये क्या कहलाएगी? अशुद्ध DC। तो ये कौन सा हुआ? हाफ वेव रेक्टिफायर। अब इसको शुद्ध DC में बदलने के लिए इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर का प्रयोग किया जाएगा। ये इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस पे लिखा हुआ है 1000 माइक्रोफैराड 25 वोल्ट। वन 1000 माइक्रोफैराड 25 वोल्ट। अब इसमें ये नेगेटिव सिरा है
जिस पे माइनस का निशान लगा हुआ है, ये 1025 लिखा है। ये दूसरे वाला सिरा इसका पॉजिटिव है। और वैसे भी चेक करके देखें, छोटे वाला सिरा नेगेटिव होता है, बड़े वाला पॉजिटिव होता है। अगर कोई काट के बराबर भी कर दे तो यहाँ से पता चल जाता है कि ये नेगेटिव है। तो पॉजिटिव सिरा तो हम डायोड के कैथोड पे जोड़ेंगे। ये डायोड है, यहाँ एनोड पे तो ये पीले कलर की तार लगा रखी है एसी वोल्टेज, और यहाँ पे कैथोड है। कैथोड पे हम कैपेसिटर का, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर का पॉजिटिव सिरा जोड़ेंगे। अब ये बार बार ना हिले, इसके लिए हम क्या करेंगे, इस पे पेस्ट लगाई, सोल्डरिंग आयरन लिया और इस पे हमने टाका लगा दिया, इसको सोल्डर कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया आपका डायोड का एनोड, जिस पे हमने ट्रांसफार्मर के एसी वोल्टेज को का सिरा जोड़ दिया, और ये कैथोड जिस पे हमने इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर का पॉजिटिव सिरा जोड़ दिया। सोल्डरिंग अच्छे से नहीं हुई, हट गई, दोबारा पेस्ट लगा देते हैं। थोड़ा सोल्डर और ले लेते हैं। बहुत ज़्यादा गर्म हो जाए तो इसको फूंक मार देते हैं, तो ये ठंडा हो जाता है। तो ये कैथोड के ऊपर हमने इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर का पॉजिटिव जोड़ दिया। अब इस इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर का जो नेगेटिव सिरा है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इसको हम जोड़ेंगे जीरो वाले पॉइंट से, जो रेड कलर वाला पॉइंट है, इस जीरो वाले पॉइंट से जोड़ेंगे। इस पे भी सोल्डरिंग कर देते हैं। पेस्ट लगाई, सोल्डरिंग पेस्ट, सोल्डरिंग आयरन लिया, सोल्डर इसके ऊपर लगाया, सोल्डर वायर, और इसको यहाँ पे टच किया और ये टाका लग गया। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये मैंने वायर पकड़ी हुई है, सारे कनेक्शन जुड़ गए हैं। अब ये अपनी जगह से हिलेंगे नहीं। अब डायोड की कैथोड पे इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर का पॉजिटिव आ गया, और जो जीरो वाला पॉइंट है, 0 9 में से, उस पे नेगेटिव आ गया। तो हमारे पास में थी 11 वोल्ट एसी, हमने डायोड को दी, डायोड ने उसको अशुद्ध डीसी में बदला, यानी कि उसके माइनस माइनस साइकिल तो इसने रोक दिए और प्लस प्लस साइकिल्स को इसने पास किया। तो ये हाफ वेव रेक्टिफायर। अब इसको अशुद्ध डीसी को शुद्ध में बदलने के लिए हमने इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर का प्रयोग किया। ये कैपेसिटर जब डायोड ऑन होगी तो चार्ज होगा, और जब डायोड ऑफ होगी तो अपनी चार्ज की गई वोल्टेज को आगे कंटिन्यू रखेगा। अब अगर हम मीटर से इस वोल्टेज को चेक करते हैं तो ये 11 से भी ज़्यादा दिखाएगी। ये लाल तार मैंने इसके फिल्टर के पॉजिटिव पे लगा दी, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर के, और ये काली तार मैंने लगा दी जीरो वाले पॉइंट पे या फिल्टर के माइनस पॉइंट पे। तो इसने शो की, अरे लग जाए यार, 15.2 वोल्ट। कितनी वोल्ट थी यहाँ पे? 5.6 या 5.8 वोल्ट थी डीसी, क्योंकि वो अशुद्ध थी। और जैसे ही हमने इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर जोड़ा तो जो 11 वोल्ट थी वो उसकी 15 वोल्ट बन गई। तो ये हाफ वेव रेक्टिफायर, ट्रांसफार्मर ने दी 11 वोल्ट एसी, डायोड ने उसको डीसी में बदला,
माइनस साइकिल वहाँ रुक गए और प्लस साइकिल यहाँ आ गए। मीटर से चेक किया तो कितनी होगी, उसकी आधी होगी, 5.5 वोल्ट अशुद्ध डीसी। और जैसे हमने इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर लगाया तो डायोड के ऑफ टाइम पे ये अपनी चार्ज की हुई वोल्टेज को यहाँ पे जारी रखेगा, तो हमें पता ही नहीं चलेगा डायोड कब ऑफ हुई। तो हमें यहाँ पे मिली 15 पॉइंट, कितना चेक किया था अभी हमने, 15.2 वोल्ट, 15.2.5 15.25 ऐसा कुछ दिखा रहा है। 15.2 वोल्ट कह सकते हैं हम इसको, क्योंकि ये बिना लोड के है। जैसे ही इस चीज़ के इसके ऊपर वोल्टेज के ऊपर हम किसी भी सर्किट को जोड़ेंगे, किसी भी सर्किट पे इस वोल्टेज को जोड़ेंगे तो इसके ऊपर लोड आते ही ये 11 वोल्ट पे आ जाएगा। ट्रांसफार्मर काफ़ी बड़ा है, एम्पेयर ज़्यादा है इसका। अगर अच्छे वाले लोड पे लगाएंगे तो 9 ट्रांसफार्मर है तो यहाँ पे 9 ही वोल्ट आएगी लोड लगाने के बाद। जैसे ही लोड हम हटाते हैं तो वोल्टेज यहाँ पे ज़्यादा हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये है हाफ वेव रेक्टिफायर। अब हम इसको यहाँ से हटा देते हैं। इस डायोड को यहीं पे रखते हैं। चलो इसको भी हटा देते हैं, हमारे पास में पहले ही 2 जुड़ी हुई डायोड हैं, क्योंकि फुल वेव रेक्टिफायर में 2 डायोड का प्रयोग किया जाता है। तो जो सेकेंडरी हमने छोड़ दी थी उस सेकेंडरी को भी ले लिया। अब हमारे पास में सेंटर टैप ट्रांसफार्मर की तीनों पॉइंट हैं, ये ऐसे 9 0 9। अब ये 11 दिखा रहा है तो हम इसको 11 0 11 ही कह सकते हैं। अब जो जैसे ये 2 जुड़ी हुई डायोड्स हैं, इन दोनों की कैथोड ऊपर की तरफ जोड़ दी गई हैं। ये इनकी 2 एनोड बच गई। इन दोनों एनोड पे मैं नीचे से ट्रांसफार्मर का स्विच ऑफ कर देता हूँ। इसकी एनोड पे सेकेंडरी 1, सेकेंडरी 1 इसको हमने पेस्ट लगाई और आयरन से इसको हीट करेंगे तो ये सोल्डरिंग हो जाएगी। इसको आप हाथ से ना पकड़ें क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाता है, किसी भी ट्विज़र चिमटी से इसको पकड़ सकते हैं। एक सेकेंडरी हमने एक डायोड की एनोड पे जोड़ दी, दूसरी डायोड की एनोड पे दूसरी सेकेंडरी जोड़ देंगे। इसको भी पेस्ट लगाई और इसके ऊपर सोल्डरिंग आयरन टच किया तो ये सोल्डर हो गया, यानी कि टाका लग गया। तो ये हमने 2 डायोड ऐसे जोड़ दी, दोनों की एनोड ट्रांसफार्मर के, जैसे हम इसको कह सकते हैं 11 0 11, तो 11 11 वाले पॉइंट पे हमने एनोड जोड़ दी। अब बीच में बच गया 0 सेंटर टैप। अब अगर हम यहाँ से वोल्टेज चेक करके देखते हैं तो जैसे सिंगल डायोड लगाने पर 11 वोल्ट को इसने 5.5 वोल्ट में बदल दिया था, क्योंकि अकेली डायोड थी, हाफ वेव रेक्टिफायर, उसने हाफ वेव को रेक्टिफाई किया। अब यहाँ पे फुल वेव हो गया, क्योंकि एक बार ये डायोड ऑन होगी तो ये पॉजिटिव साइकिल पास करेगी, जब ये ऑफ हो जाएगी तो उस साइड में पॉजिटिव साइकिल आएगा, वो ऑन होकर पॉजिटिव को पास कर देगी। तो अब इसमें दोनों डायोड ने मिलकर जो वोल्टेज हमें दी, मैंने पीछे से ऑफ कर दिया था, इसको दोबारा ऑन कर देते हैं। ये डीसी वोल्टेज कैथोड पे हमने लाल तार जोड़ दी और ये 0 वाले पॉइंट पे हमने रेड वाले पॉइंट पे काली तार जोड़ दी।
अब ये दिखा रहा है 10.24, 424 को छोड़ो, 10.2 वोल्ट दिखा रहा है, यानी कि 11 वोल्ट में से फिर भी 0.8 वोल्ट कम है। वजह डायोड के ऑन ऑफ टाइम के बीच का गैप। तो ये भी अशुद्ध डीसी हुई, क्योंकि जब हाफ वेव रेक्टिफायर के बाद में इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर लगाने से 15 वोल्ट आ गई थी, तो इन दोनों डायोड ने मिल के भी पूरी 11 वोल्ट नहीं की। अब यहाँ पे भी इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर का होना अति आवश्यक है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर के नेगेटिव सिरे पे रेड वायर सोल्डर कर देते हैं। पेस्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहले भी पेस्ट लगा चुके थे। ये पहले से टिन है, दोनों ये जुड़ गए आपस में, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ये इसके ऊपर टाका लग गया। अब इसका जो पॉजिटिव सिरा है, इसको हम डायोड के कैथोड से जोड़ेंगे। सोल्डरिंग करते वक्त हमेशा सप्लाई को पीछे से हटा देना चाहिए, और जहाँ पे भी आप सोल्डरिंग कर रहे हैं वहाँ पे हाथ नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है। कई बार इसके ऊपर ज़्यादा कचरा जमा होता है, तो सोल्डरिंग पकड़ने में प्रॉब्लम होती है। तो ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं सोल्डर हो गया, यानी कि टाका लग गया। अब अरे फिर हट गया ये, तो हम इसको फोल्ड कर देते हैं इसके ऊपर। जुड़ गया। अब ये इस तरह का दिखाई दे रहा है। सेकेंडरी नंबर 1 एक डायोड पे, सेकेंडरी नंबर 2 दूसरी डायोड पे, जीरो वाला पॉइंट फिल्टर के नेगेटिव पे, और फिल्टर का जो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर का पॉजिटिव सिरा है वो दोनों डायोड की कैथोड पे। इसको दोबारा से पेस्ट लगा देते हैं, थोड़ा और सोल्डर ले लेते हैं, और इसको दोबारा से सोल्डरिंग कर देते हैं। तो ये जुड़ गया इसके साथ। अब हम वोल्टेज कहाँ चेक करेंगे? इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर के नेगेटिव पे और उसके पॉजिटिव पे, यानी दोनों डायोड की कैथोड और फिल्टर का पॉजिटिव जहाँ जुड़ा है वहाँ पे लगाएंगे लाल तार, और नेगेटिव सिरे पे लगाएंगे काली तार। अब हम देखते हैं इसके अंदर कितनी वोल्ट आती है। जैसे उसमें फिल्टर इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर लगाने के बाद में कितनी वोल्ट आ गई थी? 15। अब कैपेसिटर के नेगेटिव पे काली तार, और लाल तार हमने जैसे ही इसके ऊपर लगाई यहाँ पे आ गई, वहाँ पे 15.2 थी, यहाँ पे आ गई 15.6। 15.6। तो हाफ वेव रेक्टिफायर में आई 15.2 और फुल वेव रेक्टिफायर में आई 15.6। तो यानी हाफ वेव रेक्टिफायर में एक डायोड ने हाफ साइकिल्स को रोक लिया था। फुल वेव रेक्टिफायर में दोनों साइड से जब ये ऑफ होती है तो वो ऑन हो जाती है, जब वो ऑफ होती है तो ये ऑन हो जाती है, यानी एक टाइम में एक डायोड ऑन होती है। जब इस पे पॉजिटिव साइकिल आएगा तो ये पास कर देगी, और जब इस पे नेगेटिव आएगा तो ये बंद हो जाएगी। उस समय यहाँ पे पॉजिटिव आएगा तो ये पास कर देगी, और जैसे उस पे नेगेटिव आएगा वो बंद हो जाएगी, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा ये पास कर देगी। तो हमने देखा दोनों डायोड को के मिलने के बाद भी 10.5 वोल्ट आई, यानी इन दोनों ने मिलकर भी 11 वोल्ट पूरी नहीं की, और इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर लगाते ही यहाँ पे आ गई 15.6।
तो ये हुआ आपका फुल वेव रेक्टिफायर। ब्रिज रेक्टिफायर बनाने के लिए सिर्फ दो सेकेंडरी सिंगल सेकेंडरी वाले ट्रांसफार्मर की ज़रूरत पड़ेगी, जिसकी सेकेंडरी में सिर्फ दो तार हों। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एक सेकेंडरी को डिस्कनेक्ट कर देते हैं। अब ये सेंटर टैप की जगह पे बन गया, इसको हम यहाँ से दूर कर देते हैं, हटा देते हैं। ये वही दो वायर बच गई अब यहाँ पे 0-11 0-9 का ट्रांसफार्मर है, 11 वोल्ट दे रहा है, तो हम इसको 0-11 ही बोलेंगे। रेड कलर 0 और ब्लू वो येलो कलर 11। तो ब्रिज रेक्टिफायर में 4 डायोड्स जोड़े जाते हैं। अब इसमें दो तो पहले ही जुड़े हुए हैं, दो की कैथोड जुड़ी हुई हैं। जो बची हुई दो डायोड हैं उन दोनों की हम एनोड आपस में जोड़ देंगे। अच्छे से इसको फोल्ड कर दिया और उसके बाद इसके ऊपर पेस्ट लगाई। आयरन पे सोल्डर लगाया और इसको इस तरह से टच मारा तो ये सोल्डर हो गया। सोल्डरिंग बोलते हैं इसको, टाका लग गया, सोल्डरिंग हो गई। अब दोनों डायोड की कैथोड बच गई इस साइड में, एनोड को हमने यहाँ जोड़ दिया। इन दोनों कैथोड को इन दोनों डायोड की एनोड पे जोड़ देंगे। अब हम इसको इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर से हटा देंगे, क्योंकि बिना कैपेसिटर के भी हमें चेक करना है और कैपेसिटर के साथ ही। तो पहले येलो वायर तो एक एनोड कैथोड वाले जंक्शन पे लगी हुई थी, रेड वायर दूसरे एनोड कैथोड पे जोड़ दी। यहाँ पे एक एनोड है और एक कैथोड है, जहाँ पे एसी वोल्टेज दी जाती है, ये इनपुट पॉइंट कहलाता है। यहाँ पे भी इसकी एनोड है और उसकी कैथोड है। दूसरा इनपुट पॉइंट, रुक जा, दूसरा इनपुट पॉइंट, दोनों पॉइंट जोड़ने के बाद में बिना इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर के हम इस पे वोल्टेज चेक करेंगे। तो नेगेटिव यानी दोनों एनोड वाले पॉइंट पे हमने लगाई ब्लैक वायर और दोनों कैथोड वाले पॉइंट पे लगाई रेड वायर। और नीचे से प्लग लगा दिया। तो इसने शो की चारों डायोड्स ने भी मिलके बनाई 9.6 वोल्ट। ब्रिज रेक्टिफायर के चारों डायोड ने मिलके भी 11 वोल्ट को कितने में बदला, 9.6 वोल्ट में। और जैसे ही इसके साथ में इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर को टच करेंगे, ये मैंने लगा दिया, और अब हम वोल्टेज चेक करेंगे तो यहाँ पे आ गई 14.8 वोल्ट। 14.8 वोल्ट ये प्योर डीसी वोल्टेज आ गई है। जैसे इसके ऊपर लोड डालेंगे ये 11 वोल्ट पे आ जाएगी और सर्किट को लोड के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही चलाएगी। तो स्टूडेंट्स, ये थे 3 प्रकार के रेक्टिफायर सर्किट
जिनके बारे में मैंने आपको बोल के बताया था, फिर एग्जाम्पल पेज दिखाया था और ये आपको प्रैक्टिकल करके दिखा दिया। ब्रिज रेक्टिफायर में इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर का नेगेटिव दोनों डायोड की एनोड पे, पॉजिटिव दोनों डायोड की कैथोड पे, और जहाँ पे एक एनोड और एक कैथोड जुड़ी हुई है वहाँ पे एसी वोल्टेज का एक सिरा, दूसरी जगह पे फिर एनोड कैथोड जुड़ी हुई है, यहाँ पे भी एसी वोल्टेज का एक सिरा। अब फिल्टर के पैरेलल वोल्टेज चेक करेंगे, नेगेटिव पे काली तार और पॉजिटिव पे लाल तार लगाएंगे तो इसने दिखाई 14.9 वोल्ट, 14.889 जो भी दिखा रहा है। तो ये था ब्रिज रेक्टिफायर, ये है ब्रिज रेक्टिफायर, ये था ब्रिज रेक्टिफायर, जो भी आप चाहें बोल सकते हैं। तो इस तरह से आपने देखा सबसे पहले ट्रांसफार्मर, उसको कैसे मीटर से चेक करते हैं कंटिन्यूटी रेंज में। प्राइमरी में ज़्यादा रेजिस्टेंस है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में, सेकेंडरी में ज़्यादा रेजिस्टेंस शो कर, सेकेंडरी में कम रेजिस्टेंस शो किया। और अगर मीटर से कोई कंटिन्यूटी नहीं आ रही है तो इसका मतलब ट्रांसफार्मर ख़राब है। और इसने ट्रांसफार्मर ने ठीक दिखाया तो हमने फिर उसको इनपुट एसी वोल्टेज दी। इनपुट एसी वोल्टेज देने के बाद में इसने आउटपुट वोल्टेज को घटा के हमें दिखाया। 230 वोल्ट को इसने 11 वोल्ट में बदला। 11 वोल्ट डीसी एसी को हमने एक डायोड से डीसी में बदला तो उसके बदले में मिली हमें 5.5 वोल्ट, यानी अशुद्ध डीसी। इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर लगाते ही वो होगी 15 वोल्ट, क्योंकि बिना लोड के थी तो कैपेसिटर चार्ज हो गया, लोड लगाने पे वो भी 11 हो जाती। अब सेंटर टैप ट्रांसफार्मर और फुल वेव रेक्टिफायर को हमने प्रयोग किया तो 11 वोल्ट को मिला के भी हमने चेक किया तो वहाँ पे 11 वोल्ट पूरी नहीं हो पाई, 10 दशमलव कुछ वोल्ट थी। जैसे इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर लगाया वहाँ पे 15 दशमलव कुछ वोल्ट आ गई। ब्रिज रेक्टिफायर लगाने के बाद भी 11 वोल्ट पूरी नहीं हुई और इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर लगाते वहाँ पे 14.8 वोल्ट के आसपास आ गई। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था प्रैक्टिकल वीडियो रेक्टिफायर सर्किट्स के लिए। ओके फ्रेंड्स, बाय, मिलते हैं ब्रेक के बाद अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए और अच्छे अच्छे सर्किट बनाना सीखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स का ज्ञान प्राप्त कीजिए। बाय फ्रेंड, बाय स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।